बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ पर्वत प्रदेश में पावस। सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ ये पाठ है। और चूंकि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं वो उत्तराखंड के जन्मे हुए हैं। 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में जन्मे सुमित्रा नंदन पंत ने बचपन से ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। 7 साल की उम्र में ये स्कूल में काव्य पाठ के लिए पुरस्कृत किए गए थे 1915 के आसपास। और साहित्य सृजन संभवतः इनकी रग रग में बसा था। पहाड़ों की सुंदरता के बीच जन्मे ये सुमित्रा नंदन पंत बाल्यावस्था से ही उस सुंदरता के प्रति मोहित थे। तो उनकी कविताओं में वो सौंदर्य दिखकर दिखाई देने लगा। छायावादी कवि हो गए बड़े होकर के। प्रकृति का मानवीकरण कर अपने सौंदर्य को कविता के शब्दों में पिरो करके जैसे उन्होंने रचाया सुनाया वो अनोखा हो गया। पंत जी की आरंभिक कविताओं में प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद झलकता है, यानी प्रकृति प्रेम में दार्शनिकता की झलक भी दिखाई पड़ती है। वो उस प्रकृति में ईश्वरीय तत्व दर्शन रहस्य को भी ढूंढते थे। इसके बाद फिर उन्होंने मार्क्स और महात्मा गांधी के विचारों से भी कुछ समय प्रभावित रहे। तो इनकी कविताओं में अरविंदो दर्शन भी दिखाई पड़ने लगा। उनके दर्शन, उसकी फिलॉसफी जो थी उनकी कविताओं का विषय बनने लगा। जीविका के क्षेत्र में पंत जी उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़े, क्योंकि जीविका भी कविता का एक साधन होना चाहिए। तो जब जीविका के संदर्भ में आए तो वो उदय शंकर संस्कृति केंद्र से जुड़ गए। आकाशवाणी के परामर्शदाता बन गए। लोकायतन सांस्कृतिक संस्था की स्थापना की इन्होंने। 1961 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मान से अलंकृत किया, सजाया। हिंदी के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता थे ये। तो बहुत सारी चीज़ें थी। छायावादी स्तंभ तो थे ही, साथ ही साथ इन्हें पद्म भूषण मिला 1961 में और ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए गए। पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह पर 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। 1969 में उन्हें चिदंबरा संग्रह पर भी ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित हुए और 28 दिसंबर 1977 को इनका निधन हुआ। तमाम कृतियां इनकी वीणा, पल्लव, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, लोकायतन, बहुत संग्रह इनके कविताएं बहुत सुप्रसिद्ध हैं। ऐसी भाषा का निर्माण ये करते थे, ऐसी शुद्ध संस्कृत की भाषा जिसको पढ़ते जैसे लगता था कि भाव निखर कर बाहर दिखाई दे रहे हैं। एक कवि हृदय अपनी भावनाओं को कैसे शब्दों में बांधकर व्यक्त करता है, उसका सुंदर चित्रण पंत जी की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो थी संभवतः प्रकृति का जो प्रेम था वो अल्मोड़ा जैसी, कौसानी जैसी जगह जो वास्तव में अति सुंदर हम कह सकते हैं जगह पर उनका जन्म हुआ था। तो पहाड़ों की सुंदरता और उसके सौंदर्य को देखकर मन किसका ऐसा है जो मचल नहीं जाएगा। बहुत बार वो बैठे बैठे
अपनी भावनाओं को लिखने लगते थे। जब कभी उनकी अनुभूतियां सजग हो उठती, जग जाती, तो उसका अवसर कभी हाथ से जाने नहीं देते थे। उन्हें ये लगता था कि उनका मन उन्हीं पर्वतीय अंचलों के बीच विचरण कर रहा है और इस कविता में भी प्रकृति के सौंदर्य का जो सच्चा स्वरूप उन्होंने अनुभव किया होगा उसको दिखाने की कोशिश की है कि आप एक पल के लिए अपनी आंखों को बंद करके यदि अपने मन को किसी पर्वतीय स्थल की ओर घुमा दीजिए और आंखें बंद किए कि ये सोचिए कि आप उस स्थान पर बैठे हो और वर्षा ऋतु हो, तो उस पहाड़ का जो दृश्य होगा वो कैसा होगा। तो संभवतः पंत जी ने जो लिखा है उनके एक एक शब्द आपके आंखों के सामने चलचित्र की तरह स्वतः आपको दिखाई देने लगेंगे। तो पहाड़ों की वर्षा सच में अनोखी होती है, मन को लुभावने वाली होती है, सुंदर लगती है। तो इसी दृश्य का वर्णन उन्होंने किया है। इस कविता में भी उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को अपनी आंखों से निहार करके अनुभव करके दिया है और अधिकांश कविताओं में उनकी ये अनुभूतियां हमें देखने को मिलती हैं। आसपास पहाड़ी स्थान हो, बहते हुए झरने हों, पर्वत श्रृंखलाओं की श्रेणियां हों। महाप्राण निराला जी ने पंत जी के लिए कहा था, पंत जी में सबसे जबरदस्त कौशल जो है वो है शैली, यानी विषय की चीज़ों को वो जिन उपमाओं में बांधते हैं, जिन चीज़ों के माध्यम से दिखाना चाहते हैं, उनके जैसे संवार कर दिखाने वाला कोई दूसरा कवि नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पंत प्रकृति के सुकुमार कवि, सुकोमल कवि, ऐसे जिनका हृदय बहुत सुकोमल है और उसी कोमलता को उन्होंने प्रकृति के साथ बांधकर अपनी कविता में भी देखने की कोशिश की है। तो मेरे मन में पंत जी के लिए जो भाव थे उसको मैंने थोड़ा बहुत आपसे साझा किया कि मैं आपको पंत जी की कविताओं से मैं बहुत प्रभावित रहती हूँ। उनकी लेखन कला, उनकी शैली, उनकी भाषा बहुत सुंदर है। तो इस कविता को मैं आपको पढ़ाने चल रही हूँ। इसमें बहुत सारे शब्द आपको कठिन लग सकते हैं, मैं बोर्ड पर लिख दूंगी, क्योंकि इनकी भाषा ही संस्कृतनिष्ठ है और संस्कृतनिष्ठ भाषा का जो सौंदर्य होता है वो अत्यधिक कविता में उभर कर आता है, जिसको कहते हैं सचित्र शैली, कि आपकी आंखों से कोई पर्वतीय सौंदर्य दिखाई दे रहा हो। तो उसी सुंदरता का वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो मैं इसे आपको पढ़ाने चल रही हूँ। अब जो दृश्य विधान है वो दृश्य है पहाड़ी क्षेत्र का, और पहाड़ी क्षेत्र पर पावस ऋतु है, यानी वर्षा की ऋतु है। तो वर्षा की इस ऋतु में पहाड़ी क्षेत्र पर कवि को क्या लग रहा है इसका वर्णन कवि ने किया है। तो मैं शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान दीजिए। वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। वर्षा ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल। जिसके चरणों में पलाताल,
दर्पण सा फैला है विचार। अब प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन पंत जी ने अपनी चरम पर पहुंचकर किया है। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। सीधे सीधे शब्दों में उन्हें कहा कि मैं थोड़ा सा शब्दों के अर्थ लिख दूं ताकि जो आपको कठिन लगे वो बिल्कुल ही सरल हो जाए। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि पावस ऋतु क्या है। पावस ऋतु वर्षा ऋतु। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी पहाड़ी स्थान। पर्वत प्रदेश पर्वतीय स्थल, पर्वतीय स्थल कह सकते हैं। पर्वतीय स्थल परिवर्तित का मतलब होता है हर पल उसका जो स्वरूप है वो बदलता जाए। मेखलाकार कहते हैं कर्दनी के आकार को। मेखलाकार कर्दनी के आकार का तो कर्दनी के आकार का। तो जो थोड़े कठिन शब्द मुझे लगे वो मैं लिखती हूँ। और सहस्त्र का मतलब सैकड़ों। दृढ़ सुमन, दृढ़ का मतलब होता है आंख और सुमन का मतलब होता है फूल के समान। फूल। तो कुछ शब्दों को मैंने यहां पर लिख दिया है जो मैं आपको समझा देती हूं। अब तो आप ध्यान से सुनिए। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी कि पहाड़ों पर वर्षा ऋतु थी। पहाड़ी स्थान है, वर्षा ऋतु है। पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, और हर पल जो है प्रकृति का जो स्वरूप है वो परिवर्तित हो रहा है। हर पल अभी कुछ है, अगले पल कुछ और है, अगले पल कुछ और है। वर्षा ऋतु पर जो परिवर्तन प्रतिपल कवि देख रहा है तो उसे लग रहा है कि पावस ऋतु में तो पर्वतीय स्थलों का स्वरूप हर पल परिवर्तित होता है। तो वो बहुत आश्चर्यचकित भाव से पहाड़ों को देख रहा है, निहार रहा है और वहां का वर्णन करते हुए कह रहा है, मेखलाकार पर्वत अपार। अपार बड़े बड़े पर्वत जो हैं वो कैसे दिखाई दे रहे हैं कवि को? मेखलाकार, करधनी के आकार का गोल खिंचा हुआ बिल्कुल जो पर्वत है, पर्वत जो श्रृंखलाएं हैं वो जो है उसे दिखाई पड़ रही है। मेखलाकार पर्वत अपार, बड़े बड़े अपार पर्वत जो हैं वो मेखलाकार करधनी के आकार के चारों ओर दिखाई पड़ रहे हैं। और कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? मानवीकरण करते हुए कवि क्या कहता है? अपने सहस्त्र दृग सुमन फाड़। कैसे देख रहा? जैसे वो अपनी, अब पहाड़ है, पहाड़ों पर फूल खिले हुए हैं और फूलों को कवि ने यहाँ पर पहाड़ों की आंख के रूप में देखा है। कितना सुंदर सा रूपक बांधा है दृग सुमन कि उसकी जो फूल हैं वो क्या है? उसकी आंखें हैं, आंखें हैं, पहाड़ों की आंखें हैं। और उन आंखों के माध्यम से वो अपने उस विशाल सौंदर्य को देखने की कोशिश कर रहा है। कहाँ देखने की कोशिश कर रहा है? नीचे निज महाकार अवलोक रहा है बार बार। अवलोक शब्द का मतलब होता है देखना, अवलोक का मतलब होता है देखना। तो क्या कर रहा है? वो बार बार उस चीज को देख रहा है। कहाँ देख रहा है? नीचे जल में निज महाकार। नीचे जल यानी कि ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं हैं और नीचे अपार जल
राशि तालाब के रूप में, नदी झरने की जल के रूप में, तमाम जो है ताल है, बड़ा ताल है, विशाल ताल है, तालाब कह सकते हैं, तालाब तो छोटे स्तर पे समझेंगे, ताल कहते हैं, तो बहुत बड़ा ताल है जो जिसके ठीक ऊपर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। और वो पर्वत श्रृंखलाएं कैसी हैं? बिल्कुल करधनी के आकार की, गोलाकार हैं। और वहां पर वर्षा हो रही है, जिस वर्षा का जो स्वरूप है पल पल परिवर्तित प्रकृतिवेश, हर पल जैसे लग रहा है कि वो परिवर्तित, अपने स्वरूप को परिवर्तित कर रहा है और अपने ही सौंदर्य को निरंतर अपने फूल रूपी आंखों के माध्यम से, यानी पहाड़ों पर फूल खिले हैं और वो फूल नहीं है बल्कि क्या है, उन पर्वत की श्रृंखलाओं की आंखें हैं। ऐसा रूप कवि ने बांधा है कि वो आंखें हैं और उन्हीं आंखों के माध्यम से वो अपनी परछाई जो उस ताल में पड़ रही थी उसका सौंदर्य निहार रहा है। कवि की कल्पना तो देखिए कि कवि ने पूरे पर्वत का मानवीकरण कर दिया और मानवीकरण करके उसके पुष्पों को उसकी आंखें बताई और कहा कि वो अपने सौंदर्य को कहाँ देख रहा है, दर्पण सा फैला है विशाल, वो जिसके चरणों में पला ताल। चरण, चरण तो मनुष्य के होते हैं, लेकिन चरण कहने का तात्पर्य है कि कवि ये कह रहा है कि पर्वत के ठीक नीचे एक विशाल ताल है, जिस ताल में कवि जो है ये बताना चाह रहा है कि पहाड़ अपना सौंदर्य उस पानी के भीतर जो उसकी परछाई दिख रही है, उस शीशे से चमकते जल में अपना सौंदर्य, अपनी परछाई को देखकर अपने सौंदर्य पर मोहित है, आश्चर्यचकित है। ऐसा सौंदर्य उसको दिखाई पड़ रहा है। तो कितना सुंदर वर्णन कवि ने किया है कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। बिल्कुल साधारण शब्दों में अब बता रही हूँ आपको कि पहाड़ों पर वर्षा की ऋतु है, जिस ऋतु में पहाड़ों का जो दृश्य है वो हर पल परिवर्तित हो रहा है, कवि को हर पल परिवर्तित दिखाई पड़ रहा है। और पहाड़ों की जो श्रृंखलाएं हैं वो करधनी के गोल आकार की दिखाई पड़ रही हैं। जिस स्थान पर कवि खड़ा है वहां से पूरी पर्वत श्रृंखला उसे बिल्कुल गोलाकार दिख रही है और हजारों हजारों फूल, सहस्त्रों फूल जो पहाड़ की चोटियों पर खिले हैं, जैसे उसकी सैकड़ों आंखें हैं, सहस्त्रों आंखें हैं और उन आंखों से अपने चरणों के पास जो शीशे सा सुंदर ताल है, स्वच्छ जल वाला जो तालाब है, उसमें अपनी परछाई को देखकर, अपने सौंदर्य को देखकर वो आश्चर्यचकित होता है, अपने सौंदर्य पर मोहित होता है, अवलोक रहा है, बार बार देख रहा है, उसको अपना विशाल स्वरूप स्वयं मोहित कर रहा है, तो बार बार उसको देख रहा है। अवलोक रहा है बार बार, कहाँ? नीचे जल में निज महाकार, नीचे पानी में, जल में अपने उस विशाल आकार को देख रहा है, बार बार देख रहा है। जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, जिसके ठीक नीचे चरण में तालाब है और वो उसमें अपना सौंदर्य जो है वो देख रहा है। ऐसा उसका स्वरूप यहाँ पर कवि को दिखाई पड़ता है। पर्वतीय क्षेत्र के पावस ऋतु का वर्णन करते हुए कवि को पहाड़ों का ये सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो सबसे पहली बात बता दूं कि किसी भी कविता का जो सौंदर्य होता है उसके साथ साथ एक भावार्थ के बाद एक विशेष अर्थ होता है, जिसे हम काव्य सौंदर्य कह सकते हैं अथवा कह सकते हैं विशेष अर्थ। तो दोनों ही अर्थों में हो सकता है। तो मैं इसके अब विशेष अर्थ को लिखने चल रही हूँ।
कि आपको उस कविता के अंदर के जो विशेष अर्थ है, जब तक आप उसे नहीं जानोगे, आपको काव्य सौंदर्य का परिचय नहीं होगा, तो आप उसकी कविता की सुंदरता या किसी पंक्ति पर कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप उसे नहीं लिख सकते हैं। इसलिए काव्य सौंदर्य को एक विशेष अर्थ, अथवा ऑब्लिक करके लिख देती हूँ काव्य सौंदर्य, यानी कविता के सौंदर्य को कक्षा 10 के विद्यार्थियों को निश्चित जानना चाहिए कि विशेष अर्थ क्या है या कविता का काव्य सौंदर्य क्या है। तो जो सबसे पहले काव्य सौंदर्य की बात की गई है वो है कि कवि ने पर्वत प्रदेश की पावस ऋतु का सौंदर्य चित्र खींचा है। चित्र का वर्णन किया है। तो जो सबसे बड़ी खूबी है वो मैं आप सबसे पहले बताएंगे। उसके बाद आप बताएंगे कि इसमें अलंकार कहाँ कहाँ आ रहे हैं। तो देखिए, पर्वत प्रदेश, फिर क्या है, पल पल परिवर्तित प्रकृति। अब देखिए, पवर्ण की आवृत्ति, तो आपका अनुप्रास अलंकार है। मैंने पहले भी आपको बता दिया है इस चीज को कि जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो ये भी आपको लिखना चाहिए। इसके अलावा दृघ सुमन अलंकारों से आपको परिचित होना जरूरी है। तो उन्होंने कहा है, कवि ने कहा है कि पुष्प रूपी आंखें, तो रूपक बांधा है। पुष्प रूपी आंखें कहकर उन्होंने रूपक बांधा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दृघ सुमन। मैं अर्थ भी लिख देती हूँ कि पुष्प रूपी आंखें। इसके कारण यहाँ पर रूपक अलंकार हुआ, रूपक अलंकार। और जो आखिरी पंक्ति में आया है कि दर्पण सा फैला है विशाल, संभवतः मैं नीचे लिखूंगी तो आपको नहीं दिखाई देगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। मैं बिल्कुल किनारे हट जा रही हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। मैं इसको रब करूंगी, संभवतः आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो बाकी चीज को मैं ऊपर लिखती हूं। उसके बाद देखिए कि तो 3 अलंकार, 2 पंक्तियों में 3 अलंकार आ रहे हैं। जो उसके बाद का अलंकार आ रहा है वो मैं स्टार बना देती हूँ क्योंकि नीचे नंबर मिटा दिया मैंने। दर्पण सा फैला है विशाल। अब यहाँ देखिए तुलना की जा रही है। दर्पण सा फैला है विशाल, तो तुलना किया जा रहा है। तो जब तुलना की जा रही है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार, जहां तुलना की जाती है उपमेय और उपमान के बीच में। तो उसके बाद जो सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो प्रकृति और पर्वत का मानवीकरण किया गया है।
मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण पर्वत, क्योंकि कहा ना निज महाकार, देख रहा निज महाकार, तो पर्वत का मानवीकरण पर्वत का किया गया है। तो ये भी आपको जानना जरूरी है कि मानवीकरण करके कवि ने इस सौंदर्य को दिखाने की कोशिश की है। इसके बाद अगर भाषा की बात करें तो जो सबसे आवश्यक चीज है वो है भाषा। तो भाषा तो बिल्कुल उनकी संस्कृत निष्ठ भाषा है। संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग जैसे दृघ, जैसे सहस्त्र, दृघ सुमन पाठ, और क्या है, 1 मिनट अवलोक रहा है बार बार अपने सहस्त्र दृघ सुमन पाठ। सहस्त्र और शब्द है दर्पण। तो तमाम ऐसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है जिसको देखते ही लगता है कि संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग है। तो ये भी एक सुंदर भाषा है, चित्रात्मक शैली है। नीचे लिखूं तो दिखाई देगा आपको? संभवतः नहीं दिखाई देगा, फिर मुझे ऊपर लिखना पड़ेगा, 2 लाइन के बाद ही लिख रही हूँ। तो मैं इसको भी रब करूंगी, इसको भी रब करने चल रही हूँ, मैं किनारे हट रही हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो मैं अब इसको भी रब करती हूँ। उसके बाद जो चित्रात्मक शैली है। भाषा बता दिया, चित्रात्मक शैली बता दिया, अलंकार बता दिया, और जो अलंकार के साथ साथ प्रकृति का बदलता स्वरूप, सारा कुछ मैंने बता दिया। इसके साथ ये कार्य सौंदर्य की विशेष चीजें हैं जो कि आप चित्रात्मक शैली में पर्वत और वर्षा ऋतु दोनों का वर्णन है। चित्रात्मक शैली में पर्वत और वर्षा ऋतु दोनों को दिखाने में कवि सफल सिद्ध होता है। उसके पीछे का कारण भी मैंने आपको बताया था, सिद्ध होता है। तो मैंने आपको उसके पीछे का कारण क्या बताया था कि पंत जी अल्मोड़ा में जन्मे थे और बाल्यावस्था से उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य को ही देखा था, और उसी सौंदर्य को देखने के कारण उनके मन में ये भाव जगता है, और उनकी कविताएं जो हैं वो प्रकृति के सौंदर्य को देख करके ही उन्होंने अपना जीवन बचपन से ही वो लिखना शुरू कर दिए थे। तो ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती हैं। तो कविता का मुख्य सौंदर्य भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये पैराग्राफ तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया है। इसके बाद उन्होंने जो अगला लिखा है कि गिर का गौरव गाकर झझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठकर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरों नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अब ये पैराग्राफ मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो पर्वतीय स्थल का जो सौंदर्य है उसका वर्णन तो उन्होंने किया ही है, साथ ही साथ इस अगले पैराग्राफ में उन्होंने ये दिखाया है कि वहाँ का
वहाँ के जो झरने हैं, वहाँ के झरनों का जो सौंदर्य है वो सिर्फ झरने नहीं हैं, बल्कि क्या है, पहाड़ों की जान है। और वो जान अपने गान के माध्यम से पहाड़ों के सौंदर्य को दिखाते हैं। तो आज की स्थिति में, आज के दिन मैं इस पैराग्राफ को आपको नहीं पढ़ा पाऊंगी, कल पढ़ाऊंगी मैं ये। तो क्योंकि ये पैराग्राफ पूरा मुझे अच्छी तरह आपको समझाना होगा। कविता मैंने पढ़ दी है, लेकिन मैं इस अनुच्छेद को, दूसरे वाले अनुच्छेद को अपने दूसरे वीडियो में लेके आऊँगी। पहले वीडियो में मैंने आपको पहला वाला पढ़ा दिया है, जो आपको समझ में आ गया होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको दोहराएंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।